अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम हम्माद है और आपको एक बार फिर से इसी चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी की बाबा आपको वेलकम किया जाता है एक नए अंदाज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। बच्चों, आज का हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है डाइजेशन इन ह्यूमन। बच्चों, ये चैप्टर एक पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं बोर्ड के अंदर। बच्चों, सिर्फ बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर होंगे आज, और हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। और टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस चैप्टर का नाम आपको दिख गया होगा क्या है, डाइजेशन एंड ह्यूमन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर सबसे पहले बच्चों हमें ये समझना होगा न्यूट्रिशन है क्या। व्हाट इज़ अ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कहा किसे जाता है, तो इसके बारे में ये बताया जाता है कि न्यूट्रिशन एक ग़िज़ा को कहा जाता है और ग़िज़ा इनटेक करते हैं हम, जिसमें कार्ब्स भी आ जाते हैं। कार्ब्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, CHO, प्रोटीन्स आते हैं, अमाइनो एसिड से जुड़े हुए होते हैं, मिनरल्स आते हैं और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बच्चों, इन सब के बारे में एक अलग टॉपिक की वीडियो बनेगी कि कार्ब्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं और प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये भी इसी चैप्टर का पार्ट है बच्चों। लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा कि ये होता क्या है और न्यूट्रिशन से हमें फ़ायदा क्या मिलता है। बच्चों, आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जैसे कि हम इससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं। एक हमने सेल चैप्टर पढ़ा था और उसके बाद हमने इंजाइम्स पढ़ा था। इंजाइम्स का और इस चैप्टर का ताल्लुक बहुत ही इंटरलिंक है। बच्चों, इस चैप्टर को समझने से पहले आपको एंजाइम्स को समझना होगा। बच्चों, अगर आपने ये चैप्टर समझना है तो एंजाइम्स का चैप्टर आप ज़रूर देखें, और अगर नहीं देखा है तो उसको पहले समझ लें, फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करें। बच्चों, सेल के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल्स क्या होते हैं, तो सेल्स के बारे में ये बताया जाता है कि सेल्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि ना वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर इसके बाद जो है हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पढ़ा था एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। चलो बच्चों, इस बात को भी हम एक तरफ रख देते हैं। बच्चों, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, ये भी हमने पढ़ा था। कैटाबॉलिक एनाबॉलिज्म के बारे में हमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। तो उसी से इंटरलिंक ये चैप्टर है। और एनर्जी कैसे मिलती है, एनर्जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एनर्जी के बारे में पढ़ना है तो उसके अंदर हमें न्यूट्रिशन की दो टाइप्स पढ़नी है। न्यूट्रिशन की सबसे पहली टाइप होती है, उसका नाम होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उस न्यूट्रिशन को कहा जाता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइज्म अपनी, मतलब इस तरीके से यूँ कह सकते हैं कि ना, एक ऑर्गेनाइज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करे। बच्चों, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना होगा कि ऑटोट्रॉफिक्स के अंदर प्लांट भी आ जाते हैं, एल्जाई भी आ जाता है। बच्चों, आपकी बुक के अंदर खाली प्लांट की एग्जांपल दी हुई है। बच्चों, सिर्फ प्लांट नहीं करते बल्कि एल्जाइस भी करते हैं। ग्रीन एल्जाइस होते हैं, वॉलवॉक्स होता है, बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ जानदार आ जाते हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में यही लिखा गया है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ना, विच प्रिपेयर बाय इटसेल्फ। अच्छा, इसकी दूसरी वर्ड्स में जो कि डिपेंड ना हो दूसरों पर। फिर इसके बाद आ जाता है बच्चों, अच्छा, प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एक पूरा कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से, यहाँ पे आपके बुक में बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ है ना। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पूरा फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं नहीं पढ़ा रहा। मैं आपको ये फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा। वो कौन सा है? बायोएनर्जेटिक्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही लेंथी चैप्टर है, और हम एंड में करेंगे क्योंकि बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आता है। तो इस चैप्टर को हम फिर एंड में देखेंगे, यानी इस टॉपिक को तो हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर। फिर आगे आ जाता है आपके पास हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में क्या कहा जाता है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में ये कहा जाता है कि बच्चों, जो कि एक ऑर्गेनाइज्म दूसरे पे डिपेंड करे। मिसाल के तौर पे गाय बकरों की एग्जांपल ले लो, वो किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफिक के बनाए हुए फूड्स पे, यानी घास पे, उनके ग्लूकोज पे। आप किस पर डिपेंड करते हो? यानी इंसान सेब खाते हैं या कोई भी सब्ज़ी या फ्रूट खाते हैं, वो क्या होते हैं? प्लांट के बने हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो ऑटोट्रॉफिक करते हैं। हम किस पे? इन पर डिपेंड होते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ये मतलब होता है। अच्छा बच्चों, हेटरोट्रॉफिक की न्यूट्रिशन तीन तरह की होती है। एक होता है पैरासिट, एक होता है सेप्रोट्रॉफिक और एक होता है होलोजिक न्यूट्रिशन। पैरासिट किसे कहा जाता है? सबसे पहले वर्ड पैरासिट के बारे में समझना होगा। पैरासिट उसे कहा जाता है जो कि बॉडी के अंदर लीव करे, तो लिव इनसाइड। अच्छा, पैरासिट की अब तीन टाइप्स होती हैं बच्चों। इसके बारे में आपकी बुक में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई, यानी, और अगर आप 11 की बुक उठाएंगे तो वहाँ एक बहुत बड़ी डिटेल मौजूद है। तो हम उसी हिसाब से फिर मैंने यहाँ पे छोटा सा एक बेनिफिट, यानी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख दिया है, जिसको समझ लेना बहुत है। इससे ज़्यादा गहराई में इसके जाना ज़रूरी नहीं है आपकी बुक के मुताबिक।
सबसे पहले जो उसकी टाइप आती है जिसके अंदर होता है एक ऐसा पैरासिट जो कि बॉडी के अंदर लीव करे, गेट बेनिफिट व दूसरों को हार्म पहुंचाए। अच्छा, पैरासिट के अंदर एक ये वाली आ गई जिसके अंदर हुक वार्म आ गए। आपने अक्सर सुना होगा कि है ना, छोटे बच्चों को पेट में कीड़े हो गए, कीड़े हो गए हैं तो उनको भूख घरी घरी लग रही है, अब वो रोना कर रहे हैं। इन सबको क्या कहा जाता है? ये सब होते हैं आपके वो पैरासिट जो कि दूसरों को हार्म पहुंचाएं। हाँ, स्पेशली वो पैरासिट, इसको वो मॉस्किटो भी आ जाता है इसके अंदर, और लीच आ सकता है, इसकी ये एग्जांपल है। फिर एक होता है गेट बेनिफिट, यानी पैरासिट एक ऐसा पैरासिट जो आपकी बॉडी के अंदर है, खुद को भी फ़ायदा पहुंचे दूसरों को भी। आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा पार्ट है अल्लाह ताला ने रखा है जिसका नाम है अपेंडिक्स। अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में पूरा। और अपेंडिक्स पता है क्या करता है? अपेंडिक्स आपके बारे में ये बताता है कि अपेंडिक्स के बारे में ये कहा जाता है कि ना, अपेंडिक्स के अंदर एक अल्लाह ताला ने एक ऐसी बैक्टीरिया रखा है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। बच्चों, आपकी बॉडी के अंदर यानी इंसान की बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की कोई सलाहियत नहीं रखी। बच्चों, आप दिन बर दिन सेलुलोज का इंटेक करते हो, चाहे आप फ्रूट्स के ज़रिए करो या वेजिटेबल्स के ज़रिए करो। सेलुलोज आपकी बॉडी के अंदर जाता है, बट वो डाइजेस्ट नहीं होता, ना वो एब्जॉर्ब होता है। बट फिर उसे कौन खाता है, उसकी डाइजेशन कौन करता है? उसे आप इंटेक तो करते हो, उसकी फर्दर इंटेक होती है, वो करता है अपेंडिक्स के अंदर एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है कोलिकियम के नाम से जाना जाता है, या एक दो बैक्टीरिया के और नाम से भी जाना जाता है, वो आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं कोलिकियम के नाम से आपको बता रहा हूँ। फिर ये आपको कैसे फ़ायदा पहुँचाता है? देखो बच्चों, ये जो अपेंडिक्स के अंदर अल्लाह ताला ने बैक्टीरिया रखा है, इससे आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होती है। ये आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मिच्योर करता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको भी बेनिफिट हो रहा है, आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इससे भी खाना मिल रहा है। तो उसकी जो बैक एग्जाम्पल मैंने अपेंडिक्स लिख दी है जिसके अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है। फिर इसके बाद आता है नॉन बेनिफिट एक ऐसा बैक्टीरिया जो पेड़ के अंदर है। मैंने हुकवाम की अर्धवाम की एग्जाम्पल लिखी है। वो क्या होता है कि ना, वो आपकी बॉडी के अंदर रहता है और ना आपको फ़ायदा पहुंचाता है, ना खुद फ़ायदा लेता है, ना आपको हार्म करता है, ना आपको हार्म करता है, ना अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। ये हो गई पैरासिट के बारे में। पैरासिट के बाद आता है सेपोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेपोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसे न्यूट्रिशन को कहा जाता है जिसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एनिमल्स या प्लांट में डिपेंड करें, डेड बॉडीज पे डिपेंड करें, डेड ऑर्गेनिजम्स पे। प्लांट हो गए, जैसे कि आपने देखा होगा कि ना, एक बॉडी है, एक प्लांट है, जिसको आप दफन कर दो, कुछ दिनों बाद उसकी मतलब कुछ अजीब ही चीज़ हो जाएगी और वो नज़र नहीं है, क्योंकि वो बैक्टीरियाज खा चुके हैं और सेट्रोफिक में बैक्टीरियाज ही आते हैं। फिर हमारा आज का मेन मौजू है जो है हमारा ह्यूमन डाइजेशन, वो आ गया है जिसके अंदर हम शामिल होते हैं। वो है होलिस्टिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर होल बॉडी या प्रोसेस इन्वॉल्व हो। आपकी पूरी बॉडी एक डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व और किरदार अदा करती है। कैसे करती है वो हम आगे सीखेंगे। होलिस्टिक न्यूट्रिशन के कुछ मतलब टाइप्स हैं, मतलब होलिस्टिक न्यूट्रिशन होती कैसे है, ये सबसे पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप इंटेक करते हो, इंटेक को हम कहते हैं इंजेक्शन, सब ज़ाहिर हो रहा है। फिर होती है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कहना उसकी एक मैक्रोमोलिक्यूल से माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाना। फिर इसके बाद होती है एब्जॉर्प्शन, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाना। फिर इसकी होती है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है बच्चों डिस्क्रिप्शन। और ये डिस्क्रिप्शन मतलब किस तरीके से होगी, कहना बॉडी को किस पार्ट को कब क्या चाहिए, ये सारा ग्लूकोज किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, कब ब्रेक डाउन होना है ग्लूकोज को, ये सारी एक पायरुवेट क्या होता है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है हम बायोजेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। वहाँ पे ये उसका पूरा एलिमिनेशन का एक टॉपिक है इंसान से रिलेटेड, वहाँ पे एक पूरा टॉपिक डाला गया है, हम उसी को वहीं पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम आगे आ जाते हैं वो इजेशन। इजेशन से साफ ज़ाहिर हो रहा है रिमूव हो जाना। बच्चों, यहाँ पे आपका एक पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर होता है। फिर इसके बाद आगे हम चलते हैं जिसका नाम है वो है ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। बच्चों, मैं एक बार कैमरा फोकस कर लूँ फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, ये है आप लोगों का ह्यूमन डाइजेशन, और एक छोटी सी डायग्राम मैंने बनाई है। बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप देखें, ये आपका आ गया फेनस। फेनस से क्या होगा बच्चों, देखो ये आ गया आपका फेनस, जैसे मैं आपको बता रहा था। फेनस से क्या होगा, फेनस से पहले हमें एक बात समझनी है जो कि मैंने आगे लिखी है। ये डायग्राम खाली मैंने आपको ये बताने के लिए लिखा है कि यहाँ से हम उसको कैसे स्टडी करेंगे,
कैसे आपका बॉडी के अंदर इनटेक होता है, ये सारी बातें हमें यहाँ पे सीखनी है। यहाँ पे आपकी बच्चों आती है इस साइड आती है, यानी इस साइड यहाँ पे आपकी आती है, उसका नाम है, उसे हम कहते हैं ओरल कैविटी। हम आगे डिस्कस करेंगे अभी इसी लेक्चर के दौरान, बट हमें पहले इस डायग्राम के फॉलो को समझना है। यहाँ पे क्या अल्लाह ताला ने चीज़ें रखी हैं और ये कैसा मैकेनिज़्म काम करता है। जैसे अभी हमने होलिस्टिक न्यूट्रिशन की कुछ टाइप्स पढ़ी, यानी मैकेनिज़्म पढ़ा, उसी मैकेनिज़्म को हम एक डायग्राम के ज़रिए हम उसको समझने की कोशिश करेंगे अभी। बच्चों यहाँ पे अल्लाह ताला ने रखा है फेनस, नहीं सॉरी, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है, आपकी डेंटिशन आ जाती है, जहाँ पे आपकी एक छोटी सी डाइजेशन की जाती है और वो आपकी एक बोलस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एक सॉफ्ट बोलस होता है वो। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ से फेनस स्टार्ट हो जाता है। अब ये फेनस के कुछ 3 टाइप्स हैं, हम 3 तरीके के फेनस कहा जाता है, कहना है जिस जगह कौन सा पाया जाए। अगर नोज से अगर उसको देखा जाए, अगर ये फेनस नोज से जा रहा है, यानी आपकी नाक से होते हुए यहाँ पे पहुँच रहा है, इस फेनस का नाम है नेसोफेनस। अगर इस जगह को हम नेसोफेनस कहते हैं। थोड़ा और नीचे जाए तो लेनोफेनस, और इससे थोड़ा और नीचे जाए तो आपके पास है ईसोफेनस, जहाँ पे ईसोफेगस आ रहा है, और लेनोफेनस जहाँ पे आपका लेनस आ रहा है। लेनस का क्या काम होता है कि आपका वॉइस कोड होता है, यानी एक जहाँ से आपकी वॉइस प्रोड्यूस हो उसे हम लेनस कहते हैं, और जहाँ पे लेनस आ रहा है और वहीं पे फेनस भी आ रहा है तो हम उसको कहते हैं लेनोफेनस। इस जगह को लेनोफेनस कहा जाता है। फेनस, अगर इन 3 फेनस की बात की जाए, ये 3 फेनस मैंने लिखे, 1 2 और ये 3, इन 3 फेनस को फेनस ही कहा जाता है और तीनों का काम एक ही है, तो हम फेनस के ऊपर आ जाते हैं वापसी। फेनस किसे कहा जाता है? फेनस एक ऐसा पाथवे है जहाँ पे फूड का कॉमन पाथवे है, फूड एंड एयर का, जहाँ से एयर भी दाखिल होती है और फूड भी दाखिल होता है, और यहीं पे आपकी ओरल कैविटी है। और ओरल कैविटी के अंदर क्या होती है, आपकी डाइजेशन होती है, एक छोटी सी डाइजेशन होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। जैसे ही अगर आपकी डाइजेशन हो जाए, फर्स्ट करें यहाँ पे, अभी मैंने डाइजेशन करवा दी है, जैसी डाइजेशन हो जाएगी फूड यहाँ से यहाँ आएगा। आप इसके पास 2 रास्ते अगर आप देखें देखें यहाँ पे इसके पास 2 रास्ते आ गए। एक आ रहा है यहाँ पे जाने के लिए, एक यूँ भी जा सकता है इसके अंदर, और एक यूँ भी जा सकता है इस साइड, और एक यूँ। अब ये डिपेंड करता है आपकी ऊपर कि आप इसको कहाँ भेजना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें आप खा रहे हैं, और अगर आप खाते वक्त बातें करेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर फ़र्ज़ करें अभी आप खा रहे हैं और बातें नहीं कर रहे, इसको अब एग्जाम्पल है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक चीज़ रखी है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। इस एपिग्लॉटिस का क्या फ़ंक्शन होता है बच्चों? इस एपिग्लॉटिस का ये फ़ंक्शन होता है कि आपके बॉडी के अंदर ये जो आप खा रहे हैं, खाने के दौरान ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, ताकि खाना ट्रैकिया में नहीं जाए। ये ट्रैकिया आ गया। ट्रैकिया एक लंग्स का पार्ट है, रिस्पायरेटरी का पार्ट है। इनहेल और एक्सहेल रिस्पायरेशन को कहा जाता है, वो अलग टॉपिक है, एक अलग चैप्टर है। अगर आप खाने के दौरान बातें करेंगे तो खाना यहाँ चला जाएगा। वो कहते हैं ना कि खाना अटक गया था, और वो खाना अटक गया था, वो खाना नहीं अटका होता। अगर आप बातें करेंगे, बातों के दौरान खाना खाएंगे, तो ये एपिग्लॉटिस ओपन होगा, क्लोज होगा, ओपन होगा, क्लोज होगा। अब ये ओपन क्लोज क्यों होता है? क्योंकि जब आप बात करते हैं तो आपका लेनस होता है, और लेनस का मैंने आपको क्या फंक्शन बताया, क्या प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है आपका वॉइस। और वॉइस अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है तो इसके अंदर क्या होता है कि, सॉरी बच्चों, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि आपके पास होता है लेनस, और लेनस क्या करता है? वॉइस प्रोड्यूस करता है, वॉकल कोड होता है। अब बच्चों, वॉइस प्रोड्यूस होने के लिए आपको इनहेल और एक्सहेल हो रहा होता है। उस वक्त जब आप वॉइस आपका प्रोड्यूस, जब आप बात कर रहे होते हो तो बच्चों वो इनहेल और एक्सहेल हो रहा होता है, क्योंकि सांस लोगे तो ही वॉइस प्रोड्यूस होगा, अगर सांस नहीं लोगे तो वॉइस प्रोड्यूस नहीं होगा। तो क्या होता है आपका ये एपिग्लॉटिस, जब आप बात करते होते आपका एपिग्लॉटिस जो होता है वो खुलता भी है, बंद भी होता है। एक बात ये समझ ली। अब क्या होगा, आप खाना भी खा रहे हो और ये बंद खोल भी हो रहा है। अब फेनस से जैसे फूड आएगा ना, बोलस आएगा, जो बोलस बन गया है, वो बोलस कैसे बना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़र्ज़ करो अगर बोलस आ रहा है और ये यहाँ चला गया ना, तो ये अटक जाएगा खाना, और लंग्स कहता है भाई ये क्या चीज़ आ गई, मैं तो एयर मांग रहा था और ये क्या आ गया, तो खाना यहाँ चला जाएगा। अब फ़र्ज़ करें ये एपिग्लॉटिस यहाँ खुला हुआ है, खाना ये गया और ये अटक गया, इसे कहते हैं। अब तभी कहते हैं कि
बात करते हो यानी खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, खाना डायरेक्ट यहाँ आ जाए, और अगर यहाँ आ जाएगा फिर वही मसला हो जाएगा। एक और बात, आपने ये भी सुना होगा कि पानी पीते वक्त आपको उंगार आ जाती है, या ये वर्ड सुने होंगे, ज़माने से हम सुनते आ रहे हैं, और ये पुरानी रवायती एक वर्ड है कि उंगार आ गई। बच्चों वो उंगार नहीं आती, वो पानी आपका इसी तरीके से आप बात कर रहे हो, पानी के हंस रहे होते हैं ना, तो ये एपिग्लॉटिस वही ओपन क्लोज हो रहा होता है, यहाँ चला जाता है। यहाँ जाने की वजह से क्या होता है कि पानी ट्रैकिया में, लेनस लेनस से ट्रैकिया में जाएगा और फिर लंग्स में जाएगा, और जैसे ही आपको खांसी पता है कि वो स्टार्ट हो जाती है। और नहीं, ये देखा होगा क्या ना, पानी जैसे ही उंगार आ गई, यानी एक रवायती वर्ड है उंगार, और जब उंगार आ गई तो खाना क्या चाहता है, यहाँ चला, जब पानी यहाँ चला जाता है ना, तो क्या होता है कि ना, जैसे ही आप इनहेल एक्सहेल करते हो तो आपको खांसी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आप इनहेल करते हो पानी तो अंदर है अभी, जैसे आप एक्सहेल करोगे ना, एक्सहेल का मतलब होता है कि ना एयर का बाहर आना, तो क्या होगा, आपकी एयर जो है यहाँ से बाहर आएगी, तो क्या होगा, जब एयर बाहर आएगी तो पानी भी बाहर आएगा, तो उससे आपको खांसी होती है और खांसी होना शुरू हो जाती है। तो चलो बच्चों, अभी हम इस एपिग्लॉटिस को क्लोज रखते हैं। खाना यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ पहुँचा, अभी यहाँ ये पहुँचा है, अभी यहाँ पे ये पहुँचा है, अब ये कैसे पहुँचा है, एक और बात, यहाँ पे ये कैसे पहुँचा है, इस पहुँचने को अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक वेव रखी है, और वेव क्या कहते हैं, कहना जो कि ट्रांसफ़र करे। वेव का मतलब होता है ट्रांसफ़र का होना, सही है, वेव का मतलब होता है ट्रांसफ़र। और कौन सी वेव होती है उसका नाम होता है, या यानी कहाँ लिखूँ, जगह ख़त्म हो गई है, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उस वेव का नाम, यहाँ से यूँ चलते हैं, यहाँ आ जाओ, उस वेव का नाम होता है, उस वेव का नाम होता है पैराटैसिल। पैराटैसिल वेव होती है वो, पैराटैसिल वेव होती है एक ऐसी वेव जो कि यूँ चले, यूँ यूँ करके एंड में जो है बिल्कुल कम हो जाए। अब आपने ये पैराटैसिल वेव हो गई, अब आती है आपके पास दूसरी वेव जो कि होती है एंटी पैराटैसिल, एंटी पैराटैसिल। अब उसका क्या होता है कि जैसे ये वेव नीचे की तरफ जा रही थी ना, ये वेव ऊपर की तरफ आएगी, ये वेव इस तरीके से ऊपर की तरफ आएगी। अब ये वेव ऊपर की तरफ आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये वेव कब ऊपर की तरफ जनरेट होगी, ये वेव नीचे की तरफ जनरेट कर रही है एसोफेगस से नीचे जाने पर। अब ये वेव क्यों जनरेट होती है, ये अभी हम समझते हैं इस बात को। और ये वेव तो आपको समझ में आ गया कि फूड को नीचे जाना है स्टमक से, और स्टमक से आगे ये सारा भला भला। ये वेव क्यों जनरेट होती है, ये वेव आपकी वॉमिटिंग करवाती है, एक और बात हो गई, वॉमिटिंग करवाती है, वॉमिटिंग भी करवाती है ये वेव, ये आपकी वेव वॉमिटिंग करवाती है। और वॉमिटिंग क्यों करवाती है, दो वजूहत हो सकती हैं, या तो स्टमक पूरा फुल हो गया है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने गेट रखा हुआ है जिसका नाम है कार्डिया स्फिंक्टर, ये गेट ओपन नहीं हो रहा, दो वजूहत हो सकती हैं, स्टमक बिल्कुल फुल हो गया है, आप फूड खाए जा रहे हैं और बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है भाई, इतना क्यों आ रहा है फूड नीचे, अभी इसकी डाइजेशन तो हुई नहीं है, क्या और आ रहा है और आ रहा है और आ रहा है। तो इस तरीके से आपकी फिर वॉमिटिंग होती है, फिर बोलता है भाई दूसरी वेव जनरेट हो जाए, क्योंकि नीचे तो जा नहीं रहा, कहीं ना तो कहीं जाना है, तो आपसे बोलता है ऊपर की तरफ चलो। एक वेव होती है, दूसरी वेव होती है, वो होती है आपके पास, चलो ये तो हो गई एंटी पैरासाइटिल वेव। दूसरी वजह ये इसकी वजह से एंटी पैरासाइटिल वेव जनरेट होती है। दूसरी वेव क्यों जनरेट होती है, वो उसकी मतलब ये वेव दूसरी वजह से क्यों जनरेट होती है, उसकी वजह ये होती है कि ना आपके बॉडी के अंदर कोई मसला है, यानी स्टमक के अंदर कोई मसला है, आगे कोई गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है, मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, वो हम उसको डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे एंटी पैरासाइटिल वेव के बारे में मैंने दो वजूहत बताई। अच्छा, एक और बात, आपसे सवाल है कि ये वेव जनरेट तो हो गई, आपने अक्सर आपको डकारें आती हैं या आपको हैवी हैवी फील होता है, और मतलब ऐसा लगता है कि ना डकार गैस का होना, ये सब का होना होता है, वो क्यों होता है, वो बच्चों इसी वजह से होता है जब आप कुछ ज़्यादा खाना खा लेते हो, एंटी पैरासाइटिल वेव जनरेट नहीं होती, और वो खाना डायरेक्ट नीचे जा रहा होता है और स्टमक बोलता है चल भाई आ जा भाई आ जा। तो स्टमक क्या करता है, एंटी पैरासाइटिल वेव जनरेट नहीं करता। जब आप खाना खा रहे हो कंटिन्यूसली, वो ये जनरेट नहीं करेगा, वो बोलेगा सही है, मैं ये गेट खोल रहा हूँ, मैं इसके नीचे वाला है पैलोरिक गेट है, स्फिंक्टर गेट है, पैलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। अच्छा, कार्डियक स्फिंक्टर क्यों कहा जाता है, नियर द हार्ट है, तभी हार्ट के करीब होता है तो कार्डिक, और हार्ट किसे प्रोनाउंस किया जाता है, कार्डिक से, और ये पैलोरिक है।
पैलेटिक गेट खोल देता हूँ, मैं यहाँ से सारा फूड और नीचे डाल देता हूँ, सही है। इनकम्प्लीट डाइजेशन हो गई होती है, स्टमक के अंदर सही डाइजेशन नहीं होती, वहाँ से यहाँ आता है, बोलता है ये तो बहुत ही अजीब तरीके से डाइजेशन हुई। लार्ज इंस्टेंस स्मॉल इंस्टेंस भी सही से डाइजेशन नहीं करते, जिसकी वजह से एंटी पैरासाइटिक वेव तो जनरेट हुई नहीं, और इनकम्प्लीट डाइजेशन हुई, इनकम्प्लीट ऑब्जर्प्शन हुई, जिसे आप कहते हैं डायस्पीजिया हो जाता है। डायस्पीजिया एक ऐसी बीमारी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायस्पीजिया एक ऐसी बीमारी को कहा जाता है जिसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेशन हो, और इसे कहा जाता है इनकम्प्लीट डाइजेशन, और ये होती है आपके पास डायस्पीजिया। यहाँ पे क्लियर हो गया। हमने यहाँ पे छोड़ा था ईसोफेगस के बारे में कुछ बातें समझी, एक ट्यूब है जो कि यहाँ से खाना स्टमक तक पहुँचाती है पैरासाइटल वेव्स के ज़रिए, अगर एंटी पैरासाइटल वेव के बारे में समझा। अब आगे आ जाते हैं स्टमक। स्टमक के अंदर मैंने आपको बताया ये होता है गेट, खाना यहाँ से यहाँ आएगा, गेट ओपन होगा। गेट ओपन उसी सूरत होगा, मैंने आपको पूरी कहानी बता दी कि नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये आपको एंटी पैरासाइटल वेव के अंदर मैंने आपको बताया। ये ओपन हुआ, यहाँ खाना आया, यहाँ पे डाइजेशन होगी। स्टमक को हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक टॉपिक से अच्छे से डिस्कस करेंगे कि उसमें कैसे डाइजेशन होती है, वो सब बताएंगे। अभी बस यहाँ पे आपका स्टमक है, ये बॉडी है, और ये फंडस कहा जाता है इसको, ये बॉडी कहा जाती है। इस तरीके से ये दो पार्ट आ गए। फिर पैलेटिक आ जाता है, यहाँ से जैसे डाइजेशन होती है ये गेट ओपन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, फिर उसके बाद स्टमक इंटेस्टाइन के पास पहले स्टमक से स्मॉल के पास जाएगा, स्मॉल से लार्ज पे, फिर रेक्टम है, अपेंडिक्स के मैंने आपको बताया कि अपेंडिक्स क्या करता है आपका, जैसे मैंने आपको बताया सेलुलोज की डाइजेशन करता है, सेलुलोज को इनटेक करता है, और क्यों करता है, और आपकी बॉडी इनटेक नहीं करती तो ये अपेंडिक्स आपकी मदद कर देता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अब आ जाते हैं हमारा जो असल मेन टॉपिक है, अब वो है ओरल कैविटी, जो हम ऊपर छोड़ के आए। ओरल कैविटी के अंदर सबसे पहले हम डेंटिनेशन को समझेंगे, फिर ओरल कैविटी की तरफ जाएंगे। ओरल कैविटी करती क्या है, आपको यहाँ से वर्बली समझा देता हूँ। डाइजेशन करती है केमिकली भी और मैकेनिकली। हम मैकेनिकली सबसे पहले समझ रहे हैं। मैकेनिकल के अंदर डेंटिनेशन का इन्वॉल्व होता है। डेंटिनेशन के अंदर क्या होता है, इंसीजर्स आ जाते हैं, ये दो तीत होते हैं। अच्छा, मैंने 2x2 लिखा है। इंसीजर कुछ इस तरीके से होंगे, कांटानुमा। ये आ गया कैनिन। इंसीजर का क्या काम होता है, इंसीजर क्या कराते हैं, आपके बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं। कैनिन का क्या होता है, वो उसको बाइट करता है। प्री मोलर का क्या काम होता है, उसको च्यूइंग करता है, उसको बोलस के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और उसी दौरान जो आपका केमिकल डाइजेशन भी हो रही होती है, वो कैसे होती है हम आगे समझते हैं। लेकिन इंसीजर देखो, 2/2, 2/2, ये एक जबान है, 2/2। अच्छा, आप अपना फोकस करें अपने तीर की तरफ। अगर आप इस साइड देखें, लेफ़्ट साइड, तो आपके पास दो तीर नज़र आएंगे, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो इंसीजर आप देखेंगे दो कांटेनुमा होंगे, जो कि दो ऊपर होंगे और दो नीचे होंगे, सही है। इसी तरीके से कैनिन एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। अभी खाली आप लेफ़्ट साइड वाले को देखें, राइट साइड को मत देखें। राइट साइड पे कैसे होगा अभी आपको बताता हूँ। तो दो ऊपर दो नीचे, कैनिन इसी से दो ऊपर दो, एक ऊपर एक नीचे। प्री मोलर और मोलर, दो ऊपर दो नीचे, तीन ऊपर तीन नीचे। अब इसी तरीके से राइट साइड को देखें, वही हिसाब लगा लें, दो ऊपर दो नीचे, एक ऊपर एक नीचे, दो ऊपर दो नीचे, और तीन ऊपर तीन नीचे। इस तरीके से जब आप राइट और लेफ़्ट के चार चार हो गए। अब इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका टोटल 32 आएगा। तो आप खाली अगर लेफ़्ट के दो ऊपर दो नीचे देखें, और इन सब को एक कैनिन हो गया, एक ऊपर एक नीचे, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आंसर आएगा 32। कैसे, देखो, अगर आपने खाली लेफ़्ट को गिन लिया और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपके राइट वाले भी काउंट हो जाएंगे। ये होती है आपकी डेंटिनेशन। और डेंटिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया कौन क्या किसके मदद काम करता है। आगे चलते हैं कैमरा फोकस करने के बाद। अब बच्चों, ये आ गई आप लोग की जिसे कहा जाता है ओरल कैविटी, जहाँ पे केमिकल और मैंने आपको बताया था मैकेनिकल होती है। हमने मैकेनिकल तो समझ लिया, अब आपको हमें समझना है वो है आपका केमिकल। और केमिकल कौन करवाता है, सलीवा प्रोड्यूस होता है। और सलीवा कौन प्रोड्यूस करता है, आपका सलीवरी ग्लैंड। और सलीवरी ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। सलीवरी ग्लैंड्स कहा जाता है, और वो ओरल कैविटी में पाए जाते हैं। 3 तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक होता है सब लिगुनल से साफ आ रहा है टंग के नीचे, लिगुनल आ रहा है टंग, और वो वॉइस प्रोड्यूस होती है जहाँ जबान है वहाँ लिगुनल का वर्ड संभाल आ रहा है, तो लोअर टंग। सब मेडिबल का मतलब होता है लोअर द जॉ। मेडिबल आ रहा है, मेडिबल का मतलब होता है डेंसिटेशन, और डेंसिटेशन कहाँ होती है, लोअर द जॉ। राइट और राइट।
पेटोराइट से आपका ज़ाहिर हो रहा है नियर द एयर, तो ये होता है नियर द एयर प्रोड्यूस। टोटल 5 होते हैं। कैसे? सब लिग्यूनल एक, ये एक होगा। अब सब मेडिबल 2 होंगे, सही है, 2 होंगे। एक इधर होगा, अगर लेफ्ट साइड के देखें, एक लेफ्ट साइड के नीचे और एक राइट साइड के नीचे, नियर द ईयर। अच्छा, अब ईयर के 2 ईयर हैं, एक यहाँ होगा ईयर, एक लेफ्ट ईयर की तरफ और एक उधर राइट, तो टोटल होगा ये 5। फिर आता है प्रोड्यूस सैलिवा ग्लैंड। जैसे बताया सैलिवा ग्लैंड 3 हो गए, और सलीवा की कंपोजिशन वाटरी होगा, HCl होगा, एमएलएस होगा, सॉल्ट होगा। सबसे पहली जो डाइजेशन आपकी बॉडी के अंदर स्टार्ट होती है वो होती है ओलर कैविटी के अंदर, और ओलर कैविटी के अंदर जो डाइजेशन स्टार्ट होती है उसे हम कहते हैं, उस डाइजेशन का हम क्या कहते हैं, ओलर डाइजेशन। और ओलर डाइजेशन के अंदर कौन डाइजेस्ट होता है? आपके कार्ब्स डाइजेस्ट होते हैं, जिसके अंदर एमाइलेस मदद करता है डाइजेशन के अंदर। जहाँ बैक्टीरिया का किल होता है HCl प्रोड्यूस होता है, जहाँ बैक्टीरिया किल्स होते हैं सॉल्ट्स होते हैं एक्सेट्रा। जैसे मैंने आपको बताया फॉर्म द बोलस, इस तरीके से आपका बोलस फॉर्म हो जाता है, किल बैक्टीरिया हो जाते हैं यहाँ पे, और सॉफ्ट वुड फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों का बच्चों ये पूरा ओलर कैविटी और डायमेटिकली हमने डाइजेशन के बारे में कुछ ऊपर से समझा है। अब हमें स्टमक को पूरा डिटेल में समझना है। इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। इन 2 बातों को हमें नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में खाली स्टमक को कवर करेंगे, और वहाँ पे हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि हम स्टमक को कवर करके एंड कर दें। फिर इसके बाद हम स्मॉल और लार्ज की तरफ जाएंगे, पैनक्रियास की तरफ जाएंगे, और लीवर की तरफ जाएंगे। अच्छा बच्चों, मैंने आपको एक बात नहीं बताई, एक आपके पास होती है 2 डाइजेशन, एक होती है ट्यूब लाइक, एक होती है ट्यूब लाइक डाइजेशन, और एक होती है साक लाइक डाइजेशन। फ़र्क क्या है दोनों में? ट्यूब में ये है कि ओपन एट बोथ एंड, यानी ये है यहाँ से फूड गया, यहाँ से फूड अंदर एंटर हुआ और यहीं से नीचे से निकल गया। साग में क्या होता है क्या ना, एक थेरेनुमा होता है, यहाँ से ही एंटर होगा और यहीं से एक्सर्ट भी होगा। तो साग में और ट्यूब में ये फ़र्क होता है। हमारी जो एग्जांपल है ह्यूमंस की, वो ट्यूब होती है, एनिमल्स की ट्यूब्स होती है। साग्स कौन करते हैं? एबुबा और सीडोपोडिया और पेंसिलिन, ये सारे करते हैं आपकी साग लेग्स। तो यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।